हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कहां से हुआ? डाल्टन, ये याद रखना, ठीक है। डाल्टन का जो स्टेटमेंट था दैट इज एटम इज इनडिविजिबल, और उसको गलत प्रूव किया, ऐसे याद रखना, माइकल फैराडे। वो क्लियर होना चाहिए। और उसमें से इंस्पिरेशन लेके सबसे पहले जे थॉमसन जो है उसने कैथोड रेज ट्यूब जो है उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए वहां से क्लियर हो गया एटम इज डिविजिबल। और जो पार्टिकल बाहर आए थे इनिशियली नोन एज कैथोड पार्टिकल और कैथोड रेज, बट अल्टीमेटली इट इज प्रूव्ड दैट दैट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। नाउ वी नो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इट मींस इन एटम पॉजिटिव चार्ज आल्सो प्रेजेंट। और ऐसा गोल्ड स्ट्रीम को लगा और वो भी पीछे पड़ गया। सेम एक्सपेरिमेंट था लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएशन है। क्या है वो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। वो जो गैस है उसके बेस पे है। जब गैस का आयोनाइजेशन हो रहा है तो उसमें से पॉजिटिव आयन जनरेट होता है और वो पॉजिटिव आयन है दैट क्रिएट कैनाल रेज। इफ यू टेक हाइड्रोजन गैस देन इन कैनाल रेज पार्टिकल इज H प्लस, दैट इज पॉजिटिव आयन एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। और वहां से प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब न्यूट्रॉन तो बाद में डिस्कवर हुआ 1932 में, बीच में बहुत कुछ हो गया है। तो साइंस जो पूरा था उसमें एक मैसेज स्प्रेड हो गया, एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड देयर नंबर आर सेम। ये सब क्लियर हो गया था, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, देन एंड देन एटम बिकम्स न्यूट्रल। तो ये सब इंफॉर्मेशन साइंस में आ गई थी। बीच में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेज एमिट होते हैं, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ रेज। तो बीच में वो कॉन्सेप्ट भी चला और उसका यूज चैडविक ने किया था बेरिलियम के ऊपर, ठीक है। अब न्यूट्रॉन से पहले की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि एटम में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है, न्यूट्रॉन अभी नहीं था पिक्चर में तब, उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है दैट इज क्लियर, लेकिन उनका लोकेशन एग्जैक्टली एटम में कहां पे होता है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और यू कैन से एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले जो ट्राई किया, सबने बताया थॉमसन को, यार तुमने बहुत बार किया है, अब तुम ही बता दो एटम में दो पार्टिकल है उनका लोकेशन कहां पे है। तो थॉमसन ने सबको टाउन हॉल में बुला दिया, चलो आ जाओ टाउन हॉल में, हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया है दैट इज गिवन बाय जे थॉमसन। उसने एटम को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले एटम को रिप्रेजेंट करना मींस लोकेट पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो सबसे पहले थॉमसन ने टाउन हॉल में सबको बुला दिया, ऐसा मानना है, तब टाउन हॉल था कि नहीं पता नहीं हमें, ओके। तो सबसे पहले थॉमसन ने बता दिया एटम जो है दैट इज स्फेरिकल। सबसे पहले स्फेरिकल सबको पता है, स्फेरिकल होता है लाइक दिस, क्लियर। और अभी भी आपको पता है स्फेरिकल ही है, मतलब ये बात तो उसकी सही है, ओके। सेकंड, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात भी सही है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। मान लो कि एटम में एक प्रोटॉन है तो +1, एक इलेक्ट्रॉन है तो -1, +1 -1, रिजल्टेंट आंसर दैट इज 0। प्रोटॉन 2 है तो +2, इलेक्ट्रॉन भी 2 है दैट इज 0। तो ये सब उसने पहले बता दिया।
अब सबने पूछा सर बात तो सही है, अब हमें लोकेशन बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने लोकेशन बताया कि ये जो हमारा एटम है उसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है they all are uniformly distributed throughout atom ऐसे। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सपोज, ठीक है। तो 10 जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। बाद में बता नेगेटिव पार्टिकल कहां पे है, तो उसने बताया नेगेटिव भी ऐसे ही होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस फॉर्म में उसने एटम को रिप्रेजेंट कर दिया और उसने बता दिया कि ये जो एटम है इसका जो मास है, मास जो है दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब इंफॉर्मेशन उसने दे दी जे थॉमसन ने, और सिंपल वे में उसने बता दिया ये जो एटम है दैट इज लाइक वाटरमेलन। हम जो खाते हैं ना, गुजराती में बोलते हैं तरबूज, हाँ दैट इज वाटरमेलन। अब वाटरमेलन जो है सबने देखा भी है, खाया भी है, उसका अंदर का जो पार्ट है उसको जरा हम स्टडी करते हैं। उसमें दो चीजें होती है, वो रेड कलर का पोर्शन होता है जिसको हम नॉर्मली खाते हैं, ठीक है, और बीच बीच में आपको बताया वो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, क्लियर। और ब्लैक कलर के जो सीड्स है दैट इज आल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट रेड पोर्शन, ऐसा हम बोल सकते हैं, सबको पता है, इसलिए वो एग्जांपल में दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो वाटरमेलन है उसकी कंपैरिजन आप यहां पे कर दो डायरेक्ट बस। तो जो रेड कलर का पोर्शन होता है उसकी कंपैरिजन पॉजिटिव चार्ज के साथ करनी है, पॉजिटिव चार्ज के साथ, और जो ब्लैक कलर के सीड्स है उसकी कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन के साथ करनी है, इलेक्ट्रॉन दैट इज एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज। तो ये मॉडल जो था थॉमसन ने बता दिया कि मॉडल ऐसा है, बस मास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूट्रल है, वो सब उसने बता दिया और नाश्ता चाय पानी करके सब लोग चले गए। इसका कोई साइंटिफिक प्रैक्टिकल नहीं था, बस थॉमसन था, साइंटिस्ट था, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो थॉमसन बोल रहा है उसमें ना नहीं बोल सकते, तो ये मॉडल चला, ऐसा मान लेते हैं थोड़े टाइम तक। बाद में एक मैसेज निकला, दूसरे कंट्री में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था रुथरफोर्ड, नाम सुना होगा आपने रुथरफोर्ड। तो रुथरफोर्ड जो था वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्या एक्सपेरिमेंट था वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, रुथरफोर्ड। और रुथरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट थे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे, इसके साथ ये जो मॉडल था वो मैच नहीं हुआ, इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। इज इट क्लियर? यस। तो थॉमसन को मैसेज मिला कि वे रुथरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसके साथ आपका जो मॉडल है वो मैच नहीं कर रहा है। तो थॉमसन को लगा होगा कुछ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहां से मॉडल जो था वो फेल हो गया था, क्योंकि थॉमसन ने तो प्रैक्टिकल किया ही नहीं था, बस ऐसे ही बोल दिया था, कोई नहीं था चलो मैं बोल देता हूं, उसमें क्या है, ठीक है। लेकिन रुथरफोर्ड जो था वो तो प्रैक्टिकल के साथ आ रहा है, तो थॉमसन उसको डायरेक्ट अपोज नहीं कर सकता, क्लियर। अब थॉमसन ने जो प्रैक्टिकल्स किए थे उसके साथ मॉडल मैच नहीं हो रहा है, और थॉमसन ने बताया था कि एटम ऐसा होता है लाइक दिस, ये बात सही है, स्फेरिकल है, न्यूट्रल, ये बात भी सही है, लेकिन दो तीन पॉइंट पे रुथरफोर्ड ने उसको गलत बताया। सबसे पहले ये जो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो गलत है। रुथरफोर्ड ने बताया जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब सेंटर में होता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज मास। एटम का जो मास होता है वो नॉर्मली सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, वो बाहर होते हैं ऐसे। और अभी आपको बताया कि मॉडल हम ऐसे दिखाते हैं। तो रुथरफोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया, इसको हम अभी क्या बोलते हैं, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रुथरफोर्ड ने ही दिया है। तो रुथरफोर्ड ने जो मॉडल रिप्रेजेंट किया दैट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम।
क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैसेज आ गया। अब रुथरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था वो हम देखते हैं, ठीक है। और बाद में रुथरफोर्ड ने भी सबको टाउन हॉल में बुलाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। थोड़ा सबको आइडिया भी होगा कि रुथरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एग्जैक्टली क्या था। और वो जो एक्सपेरिमेंट है उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, फिजिक्स में भी वो आएगा टॉपिक, रुथरफोर्ड्स अल्फा scattering, Rutherford alpha scattering experiment, yes. And this experiment actually known as discovery of nucleus. जैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है वैसे आप इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हो। तो सबसे पहले रुथरफोर्ड ने क्या किया, उसके एक्सपेरिमेंट में क्या था वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे उसके पास एक सोर्स था, दैट इज सोर्स ऑफ अल्फा रेज। मैंने पहले बता दिया कि ये सब रेडियो एक्टिव का कॉन्सेप्ट इस टाइम पे आ गया था, ओके। तो यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से स्पॉन्टेनियसली अल्फा रेज बाहर निकलते हैं। अल्फा रेज जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे हम। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक्चुअली दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये याद रख सकते हो, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम यू कैन से अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल है वो यहां से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे अल्फा निकलेंगे ऐसे। बाद में यहां पे एक मेटल की प्लेट है दैट इज लेड प्लेट। आपको पता है कि ये जो लेड है उसके पास एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब रेडियो एक्टिव रेज। तो इन लोगों ने बीच में लेड प्लेट रख दी तो सारे अल्फा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, थोड़े अल्फा को आगे ले जाना है। तो बीच में क्या कर दिया, होल क्रिएट कर दिया, मतलब अननेसेसरी जो अल्फा रेज थे वो सब एब्जॉर्ब हो गए, मतलब वो आगे नहीं जाएंगे वरना डिस्टर्बेंस होगा प्रैक्टिकल में, ओके। तो यहां से ज्यादातर जो स्ट्रेट अल्फा पार्टिकल्स थे वो यहां से बाहर निकल गए होल में से, ठीक है। तो यहां से अल्फा रेज आगे निकल रहा है। अब यहां पे उन्होंने क्या रखा था, आपको शायद पता होगा, यहां पे उन्होंने गोल्ड फॉइल रखा था, थीन गोल्ड फॉइल, यस, वो रखा था। दैट इज एक्चुअली मेटल, अब जैसे बेरिलियम के ऊपर वो एमिशन हुआ था अल्फा का, न्यूट्रॉन में आपने देखा था, वैसे यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, ठीक है। अब इसके ऊपर अल्फा आ रहा है। बाद में ये जो गोल्ड फॉइल है उसके पीछे एक U-ट्यूब पैनल थी ऐसे यू शेप में, और इसके ऊपर एक कोटिंग था, किसका कोटिंग, फ्लोरोसेंट, दैट इज ZnS, ओके। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हुआ था, ऑब्जर्वेशन, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पास हो गए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, यस, ये पहला ऑब्जर्वेशन था। रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार किया होगा, और हर बार उसने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पास हो जाते हैं। कैसे पता चला, तो ये तो ZnS है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, तो यहाँ पे तो क्या होगा आपको पता है, वो स्पॉट मिलेंगे, यस, लाइटनिंग हो रही है, यस, और सबसे ज्यादा लाइटनिंग यहाँ पे हुई, सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम, नंबर 1। बाद में उन्होंने देखा कि कुछ लाइटनिंग स्पॉट यहां भी हुए हैं, थोड़े बहुत से। इसका मीनिंग क्या हुआ, some alpha particles deviate from this original path, deviation भी हुआ, deviation also occurs, ओके, मतलब कुछ एंगल से डेविएशन भी हुआ, ये भी एक ऑब्जर्वेशन था। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि वन अल्फा पर 20,000 अल्फा,
मतलब यहां से जब 20,000 अल्फा पास हो रहे हैं तो उसमें से एक अल्फा जो था बैक, बैक मीन्स वापस आ गया। ये 3 ऑब्जर्वेशन रुथरफोर्ड को मिले थे अपनी लैब में जब वो प्रैक्टिकल कर रहा था अपने स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो यहां पे 3 ऑब्जर्वेशन आ गए थे और तीनों ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में होने चाहिए। 3 ऑब्जर्वेशन, पहला ये ऑब्जर्वेशन था, दूसरा ये था और तीसरा ये था। और ये तीनों ऑब्जर्वेशन के बाद उसने एटम को रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत ट्राई किया होगा उसने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरा वीक उसने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, रिपीटेशन किया होगा, हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है। और बाद में उसने पूरा जो मॉडल था उसको रिप्रेजेंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। ओके, और सबको बुला दिया कहां पे? टाउन हॉल में। और टाउन हॉल में उसने बुलाया कि चलो थॉमसन ने जो बताया था, थॉमसन गलत है ऐसा नहीं बोलेगा, साइंटिस्ट है, कुछ लिमिटेशंस थी, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो रुथरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ चीजें जो थॉमसन ने बताई थी वो उसने एक्सपेरिमेंट कर ली। सबसे पहले रुथरफोर्ड ने बताया, नंबर 1, सेम कॉन्सेप्ट, एटम इज स्फेरिकल। मतलब जो थॉमसन ने बताया था वो बात सही है, एटम जो है दैट इज अ स्फेरिकल, दिस इज ट्रू। ओके, सेकंड थिंग इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात भी उसकी सही थी। बाद में ये जो रुथरफोर्ड है उसने एटम स्फेरिकल है तो उसकी रेडियस भी होगी ना, हाँ, एटॉमिक रेडियस, तो उसने एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट दिया, एटॉमिक रेडियस दैट इज कैपिटल R इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये भी उसने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं लोकेशन। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज का लोकेशन कहां पे होता है? तो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था और सेकंड जो था और थर्ड, तीनों के बेस पे बात कर रहे हैं, तो उसने क्या बताया देखो, मान लो कि ये एटम है, स्फेरिकल बता दिया। ओके, उसने क्या बताया, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, ये बात भी सही है, लेकिन थॉमसन ने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहां पे रुथरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एक्चुअली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सब एटम के सेंटर में कंसंट्रेट होते हैं एक ही जगह पे, और जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ सेंटर में होते हैं, और जितना हो सके उतना वो सेंटर डेंस होता है, छोटा होता है, ऐसे वो ट्राई करते हैं, ऐसा उसने बता दिया, ये ऑब्जर्वेशन से बताया है। क्लियर? मतलब ये जो गोल्ड फॉइल है दैट इज अ मेटल मेड अप ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम लाइक दिस। अभी मैंने एक ही एटम रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम यहां पे होंगे, और जब अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पास हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दिस गोल्ड फॉइल। ऐसा क्यों है? उसका रीजन है कि एटम हैज सो मेनी वैकेंट स्पेस। यस, देखो ऐसे है, पर हमें अभी पता है, अभी आप एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? ऐसे ही करते हो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन दिखाते हो, सही है कि नहीं? मतलब ये पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, जहां पे प्रोटॉन हम लिखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो बीच में स्पेस है, दैट इज एम्प्टी स्पेस। और वो स्पेस है वो प्रूव कैसे हुआ? फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गए। यदि ये स्पेस नहीं है अकॉर्डिंग टू थॉमसन तो अल्फा पार्टिकल इतनी फास्ट पास नहीं हो सकते, स्लो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट। क्लियर? तो इस बेस पे उसने बात बता दी। बाद में क्वेश्चन किया कि सर ठीक है चलो पास हो गए, और सेकंड ऑब्जर्वेशन जो डेविएशन वाला वो कैसे हो गया? तो उसने वो भी बताया कि मान लो कि यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल इधर जा रहे हैं, अब अल्फा का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है,
और प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्जन। तो यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल जब नजदीक गए वो रिपल्जन हुआ और थोड़ा उनका डेविएशन हो गया, लाइक दिस। डेविएशन हुआ उसका रीजन है कुछ इधर गए कुछ इधर भी चले गए, लाइक दिस। एक्चुअली एटम है, अंदर बहुत सारे एटम है। ए ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। डेविएशन जो हो रहा है उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ रिपल्जन, मतलब वो अल्फा स्ट्रेट पास नहीं हुए, बीच में से पास नहीं हुए, वो थोड़े डेविएट हो गए बिकॉज ऑफ रिपल्जन। क्लियर? फिर बोला एक अल्फा वापस क्यों आया, फिर एक अल्फा वापस क्यों आया, तो उसका आंसर भी उसने दिया कि ये जो अल्फा ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे भी कुछ अल्फा थे जो डायरेक्ट किसके सामने आ गए, न्यूक्लियस, जिसको बाद में न्यूक्लियस बोला, इसके सामने आ गए। और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, डेंस पार्ट, और वहां पे होता है स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, और जैसे ही वो अल्फा इसके सामने आया इंस्टेंट बैक, यस। तो 20,000 में से एक अल्फा वापस आ जाता है। ये तीन ऑब्जर्वेशन जो थे उसके बाद रुथरफोर्ड ने एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि न्यूक्लियस सेंटर में है, सेंटर जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहां से हुई, ठीक है। अब बोले इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बोला कि यहाँ पे घूमता रहता है इन सर्कुलर पाथ पे, और ये पाथ जो है इसको आगे जाके नाम क्या दिया था, ऑर्बिट। क्या नाम दे दिया था, ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपका एग्जांपल है और आपने ऐसे ऑब्जर्वेशन किए होंगे। सबसे पहले मान लो कि आप बैग लेके घर से बाहर निकले, सोसाइटी में जो रास्ता बीच में आप बाहर आ गए स्कूल जाने के लिए, ठीक है, पैदल जा रहे हो, ऐसा मान लो। मंडे क्या हुआ, मंडे बस ऐसे बाहर निकल गए स्ट्रेट, और स्कूल वैन थी उस पर बैठ गए बाहर गेट पे बैठ गए डायरेक्ट। ऐसा क्यों हुआ, नॉर्मली ऐसा रोज होता है, क्यों, क्योंकि बीच में कौन नहीं आया, बीच में कौन नहीं आया, बीच में DOG, दैट इज डॉग, यस, बीच में डॉग नहीं है। चलो तब डायरेक्ट ऐसे बैठ गए, डायरेक्ट बस में, क्लियर। नॉर्मली ऐसा ही होता है। एक दिन क्या हुआ, बस बैग ले ली, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे आप बढ़े, सामने देखा कि ओ डॉग है और आपके रास्ते में ही है, तो आप क्या करोगे, आप देखो डॉग है, ओके यस, लाइक दिस। तब थोड़ा क्या हो गए, डेविएट हो गए, लाइक दिस। कभी कभी ऐसा होता है, यस, हो सकता है। कभी कभी आप रास्ता बदल देते हो, सही बात है कि नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं होता है, होता है। एंड थर्ड, एक दिन ऐसा हुआ, पता नहीं आप किस में थे, बस ऐसे ही केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री, ऐसे केमिस्ट्री केमिस्ट्री करते करते आगे बढ़ रहे थे, और जैसे ही हम आगे बढ़े आपने देखा ओ डॉग इधर ही आ गया, सामने बैठा था। डॉग की आंखें और आपकी आंखें सामने हो गई, टेंशन में आ गए, अब क्या करोगे, बैक, मम्मी वापस क्यों है, मम्मी बैग में मैं वो टेक्स्ट बुक भूल गया, पेन भूल गया, होता है कि नहीं। ऐसे तीन ऑब्जर्वेशन हमारे साथ भी होते हैं डेली लाइफ में, और वैसे ही तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ गए, ठीक है। ज्यादातर पास हो गए थे, डेविएशन भी हुआ और बैक भी हो गए। तो ऐसे तीन ऑब्जर्वेशन रुथरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किए थे, वो प्रैक्टिकल जो था वो टाउन हॉल में बता दिया कि देखो ऐसा हुआ था, और बाद में उसने एटम को रिप्रेजेंट कर दिया। और रिप्रेजेंट किया मतलब अभी मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, एटम है दैट इज अ स्फेरिकल, न्यूट्रल का मीनिंग भी फिक्स है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का जो लोकेशन है दैट इज इन सेंटर, यस, दिस इज सेंटर, एंड दिस सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस, दिस सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन यहां पे होता है, और इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। बाद में उसने दो रेडियस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था, जैसे एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 है, तो ये जो न्यूक्लियस है उसकी भी रेडियस होगी दैट इज स्मॉल r, और ये वैल्यू है
10⁻50 मीटर। याद रखना, कैपिटल R 10⁻10 और स्मॉल r 10⁻−15 है, मतलब -10 से छोटा फिगर हो जाएगा। क्लियर? और दोनों का रेशियो भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कैपिटल अपॉन स्मॉल r दैट इज इक्वल टू 10⁻10 upon 10⁻5 that is 10⁻5. It means capital R is equal to 10⁵ times small r. तो एटम की जो रेडियस है वो न्यूक्लियस की जो रेडियस है उससे इतना टाइम्स ज्यादा है, 10⁵ 1 लाख। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए। बाद में टाउन हॉल में एक क्वेश्चन आया, लास्ट में एक क्वेश्चन आया कि सर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन नहीं हो जाएगा? जैसे आपको भी कुछ क्वेश्चन हुआ होगा, सर ये मिक्स हो सकता है। ऐसे टाउन हॉल में बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे, स्टूडेंट बैठे थे आपके जैसे, उन्होंने क्वेश्चंस किया। हेल्थी क्वेश्चन होना ही चाहिए, क्वेश्चन होना ही चाहिए। हाँ, तो फिर रुथरफोर्ड था, वो टेंशन में आ गया कि ये बात तो सही है। इमीडिएटली उसको एट अ टाइम कुछ एग्जांपल याद आ गए। मतलब नहीं 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 ऐसा नहीं होता। बोला सर क्यों नहीं होता? तो देखो, आपको पता है सोलर सिस्टम में क्या होता है? मतलब उसने अपना ही जो मॉडल था उसको डायरेक्ट कंपेयर कर दिया विथ सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम है उसमें आप सबको पता है यहाँ पे सेंटर में कौन होता है? सन। ओके, एंड अराउंड सन ये जो ऑर्बिट है उसमें आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, लाइक अर्थ और वो सब। ठीक है, तो उसने बताया चलो ये अर्थ है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ है वैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे सन है वैसे न्यूक्लियस है। अब आपने देखा कि अर्थ है वो न्यूक्लियस सन के अंदर आ गया? बोला नहीं सर, तो फिर ये भी नहीं आएगा। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसीलिए नहीं आ रहा है। बैठ जाओ। हाँ सर, सॉरी सर, बैठ गया। दिस इज रुथरफोर्ड मॉडल। ओके, और ए मॉडल जो दिया था रुथरफोर्ड ने दिया था। न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आल्सो गिवन बाय रुथरफोर्ड। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, रुथरफोर्ड को रात को नींद नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जो था वो जेन्युइन था। क्योंकि ये दोनों के बीच में यदि अट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा तो जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, नॉट स्टेबल। लेकिन रियल में तो एटम स्टेबल है, वो हम सबको पता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका आंसर रुथरफोर्ड के पास नहीं था आंसर, और वो उसकी हो गई लिमिटेशंस। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो रुथरफोर्ड आंसर नहीं दे पाया। नहीं दे पाया इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता कि वो गलत था। अब आपको 11-12 साइंस में थोड़ा पॉजिटिव बनना है लाइफ में। नहीं, मान लो कि किसी के पास आंसर नहीं है तो वो गलत है ऐसा आप नहीं बोल सकते। दैट इज हर और हिज लिमिटेशंस। तो रुथरफोर्ड के पास भी ये सब था, लेकिन एक चीज का आंसर वो नहीं दे पाया कि स्टेबल कैसे बनता है। दैट इज द क्वेश्चन, and that is limitations of Rutherford. So we will discuss in next lecture. अब भी सोचना थोड़ा ऐसा क्यों रहा है, टेक्स्ट में लिखा है। ठीक है, अब भी दिमाग लगाना, बात तो सही है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो पूरी हिस्ट्री में जा रहा है। मैं 1 बाय 1 आपको साइंटिस्ट सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले डाल्टन आया, डाल्टन को गलत प्रूव कर दिया माइकल फैराडे ने, वहां से इंस्पिरेशन मिला थॉमसन को। थॉमसन के बाद गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन और थॉमसन ने मिलकर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये मॉडल स्टार्ट हो गए। ये बिफोर 1932 की बात है, न्यूट्रॉन तो अभी आए नहीं है, पिक्चर में न्यूट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये सब एटॉमिक मॉडल है, उसमें न्यूट्रॉन की भी एंट्री नहीं हुई है। तो रुथरफोर्ड का मॉडल चला, बहुत टाइम चला। न्यूक्लियस के बाद तो उसकी सही निकली, न्यूक्लियर मॉडल बता दिया उसने। प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन के बेस पर, वो उसकी लिमिटेशंस है। तो कौन बताएगा, बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी चीज भी पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, बीच बीच में एटॉमिक मास क्या है, आइसोटॉप्स क्या, आइसोबार क्या, वो सब भी हमें पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है।
नीलबहर, ध्यान रखना। बाद में वो भी गलत होने वाला है। आप बोलोगे सर ये सब आते हैं गलत हो रहे, ऐसा क्यों? मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि पूरी हिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बाद में उसका एक कंक्लूजन निकलने वाला है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद रखना। अच्छी तरह पर लर्न करते जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। बीच बीच में मैं रिवीजन करवाता रहूंगा आगे वाले टॉपिक का, और उन दोनों को कनेक्ट करता रहूंगा। आपका माइंड धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा। बहुत आगे मत चले जाओ, मेरे साथ ही रहो। क्लियर? थैंक यू वेरी वेरी मच।